Hello everyone, welcome to Special Educators channel. Today we will study about cerebral palsy. जो cerebral palsy था वो टर्म कॉइन करा था सर विलियम ऑसलर ने 1887 के अंदर. इन द नेक्स्ट स्लाइड्स हम पढ़ेंगे cerebral palsy के टाइप्स, उसका इंट्रोडक्शन, उसके कॉजेज, सिम्टम्स, उसका मैनेजमेंट. So let's move on to the next slide. So now let's begin with the introduction of cerebral palsy. जो सबसे पहले टर्म यूज़ करी थी सेरेब्रल पैल्सी वो यूज़ करी थी विलियम जॉन लिटिल ने 1843 के अंदर. अब सेरेब्रल पैल्सी का मीनिंग क्या होता है? सेरेब्रल मीन्स रिलेटेड टू ब्रेन एंड पैल्सी मीन्स डैमेज या फिर लॉस ऑफ कैपेसिटी. सो वी कैन से जो सेरेब्रल पैल्सी होती है वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होती है जिसके अंदर ब्रेन डैमेज की वजह से हमारी लोकोमोटर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है. जो सीपी होता है एक फिजिकल डिसेबिलिटी होती है. बेसिकली इसमें हमारी मसल्स अफेक्टेड होती हैं. इसको ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स बोलते हैं बिकॉज किसी पर्टिकुलर इंसान को सीपी है तो उसके साथ एसोसिएटेड कंडीशंस होती है. फॉर एग्जांपल उसे ग्रॉस या फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होगी. ही विल नॉट बी एबल टू रीड एंड राइट ड्यू टू विच उसे डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया हो सकता है. तो इट्स अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स. इट इज़ अभी ब्रेन से रिलेटेड होता है इसलिए इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डैमेज in the brain parts. This is a non-progressive disorder, which means कि ये एज या टाइम के साथ बढ़ता नहीं है. इट्स अ वन टाइम डैमेज कि एक बार ही जो प्रॉब्लम हो गई वो उतनी ही रहेगी. एंड इट इज़ अ परमानेंट मूवमेंट डिसऑर्डर. मतलब एक बार ही किसी हैंड या लेग में लिम में इफेक्ट आ गया तो वो परमानेंट रहेगा. देयर इज़ नो क्योर फॉर इट. आप थेरेपीज़ के थ्रू उसकी हेल्प कर सकते हो बट आप उसे कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते. And now moving on to the classification of CP. CP is categorized into three categories, that is intensity based, clinical based and number of limbs affected. Intensity based में भी हमारे पास तीन आते हैं, mild, moderate, severe. Clinical based में we have spastic, ethetoid जिसको हम dyskinetic CP भी बोलते हैं, ataxia and mixed. Number of limbs affected में we have monoplegia, diplegia, triplegia, पैराप्लीजिया, हेमीप्लीजिया एंड क्वाड्रीप्लीजिया. अब इनके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. नाउ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज इंटेंसिटी बेस्ड. इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरीज, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. अब द पर्सन विद माइल्ड लेवल ऑफ सीपी, इन इंडिविजुअल्स में क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनमें मिनिमल प्रॉब्लम होती है कि दे डोंट रिक्वायर एनी असिस्टेंस या फिर कोई डिवाइस उन्हें चाहिए हो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने के लिए. वो जनरल स्कूल एजुकेशन में फिट इन कर जाते हैं. देन कम्स मॉडरेट. मॉडरेट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं बट उन्हें किसी अडेप्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल किसी को वॉकर चाहिए, चेयर चाहिए. अदर एग्जांपल्स कुड बी क्रचेस हो गए. सो दे कैन टेक एजुकेशन इन इंक्लूसिव सेटअप्स जहाँ पे इनके लिए असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइडेड होते हैं. Along with it, there is modified infrastructure where there is ramps, lifts, space for wheelchairs in the classrooms. और इनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं. नाउ कम्स द सीवियर. अब जिनको सीवियर सीपी होता है वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं. उन्हें 24/7 असिस्टेंस चाहिए होता है, मॉनिटरिंग चाहिए होती है, उनकी एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन दी जाती है उन्हें. एंड उनकी प्रॉब्लम इतनी सीवियर होती है कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकते. ADL activities, that is activities of daily living like brushing, bathing, tying of shoes, unbuttoning. इन डेली एक्टिविटीज़ के लिए भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है. नाउ नेक्स्ट इज क्लिनिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. इसमें तीन टाइप्स होते हैं, स्पास्टिक, एथेटॉइड और एटैक्सिया. नंबर 1 इज स्पास्टिक. व्हाट हैपेंस इन स्पास्टिक सीपी, जो हमारे लिम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, जॉइंट्स स्टिफनेस हो जाती है, वी कांट मूव आवर मसल्स. अब ये किस वजह से होता है, हमारे ब्रेन के एक पार्ट में इम्पेयरमेंट आने की वजह से, विच इज़ सेरेब्रल कॉर्टेक्स जिसको हम मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं. सेकेंड इज एथेटॉइड या फिर डिस्काइनेटिक सीपी. ये किस वजह से होता है, व्हेन देयर इज डैमेज और इम्पेयरमेंट इन द बेसल गैंग्लिया पार्ट ऑफ द ब्रेन. इसमें क्या होता है, जो हमारी ह्यूमन बॉडीज़ होती है वो इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है, ये एक इंडिविजुअल की यू शेप बॉडी बन जाती है. उनकी बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं होता है. कभी उनकी बॉडी आगे की तरफ बेंड कर रही होती है, कभी उनकी बॉडी पीछे की तरफ बेंड कर रही होती है. दे कांट सिट लाइक अस नॉर्मल इंडिविजुअल्स. एंड इन चिल्ड्रन को हम बोलते हैं कि दे हैव फ्लेक्सिबल बॉडीज़ लाइक टाइनी टॉयज़. इन्हें असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है. एंड सेरेब्रल पैल्सी के अंदर IQ इज़ नॉट अफेक्टेड. लाइक दे वर्क लाइक नॉर्मल इंडिविजुअल्स, देयर IQ इज़ नॉर्मल, इट्स जस्ट दैट देयर लोकोमोटर फंक्शनिंग इज़ अफेक्टेड. नाउ वी विल स्टडी अबाउट एटैक्सिया. एटैक्सिया किस वजह से होता है, व्हेन देयर इज़ प्रॉब्लम इन दी सेरेबेलम.
इसका जो मेजर सिम्टम होता है, हाउ डू वी कैटेगराइज इट्स ataxia? देयर इज प्रॉब्लम इन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज देयर इज अ वाइड बेस्ड गेट। मतलब इन बच्चों में क्या होता है कि इनकी जो लेग मूवमेंट्स होती है, इनकी लेग्स के बीच में बहुत डिस्टेंस होता है वाइल वॉकिंग, ड्यू टू विच वो अपनी बॉडी को बैलेंस आउट नहीं कर पाते। एंड सच किड्स रिक्वायर 24/7 असिस्टेंस एज दे आर अनेबल टू स्टैंड ऑन देयर ओन एंड वॉक। ये बहुत लीस्ट कॉमन टाइप का सीपी होता है, 5 to 10% केसेस ये होते हैं। मेजर प्रॉब्लम क्या होता है, बॉडी की कंट्रोल एंड बैलेंस पे। Now the third type of classification is number of limbs affected. इसमें सबसे first is monoplegia. Mono means one, कि body का only one limb is affected. It may be flexible, may be rigid, may be mild, moderate, severe, anything. इस limb में spasticity भी हो सकती है, एथिटोसिस भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। सेकेंड इज डायप्लीजिया। डायप्लीजिया को हम स्पास्टिक डायप्लीजिया भी बोलते हैं। ये एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल स्टिफनेस हो जाती है, मसल रिजिडिटी हो जाती है, और ये हमारे ब्रेन की मोटर कॉर्टेक्स पार्ट में डैमेज होने की वजह से होता है। और ये इरिपेयरेबल होता है, एज देयर इज़ नो क्योर फॉर सीपी, बट ये टाइम के साथ वर्सन नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, डाई मीन्स टू, बेसिकली मसल स्टिफनेस होती है या तो लेग्स में होती है या आर्म्स में होती है, बट मेजरली इट्स ऑन द लेग्स पार्ट, ठीक है। एंड कभी कभी हमारे हैंड्स में भी बहुत माइल्ड सिम्टम्स शो हो जाते हैं इसके। And in diplegia, the severity in the legs are mostly the same, but in hands it can be different. Now in triplegia, as tri means three limbs are affected, but with the same severity. For example, if 2 legs and 1 hand is affected, all of them would be having the same severity. सब में same severity होगी. For example, अगर माइल्ड लेवल के इफेक्ट है, माइल्ड लेवल की स्पास्टिसिटी है, तो तीनों लिम्स के अंदर माइल्ड लेवल की स्पास्टिसिटी होगी। Number 4 is quadriplegia. Now what is quadriplegia? In quadriplegia, head to toe full body affected होती है। अब इट्स लाइक हैंड्स में माइल्ड हो सकता है, लेग्स में कुछ और हो सकता है, फेस में स्पास्टिसिटी हो सकती है, लेग्स में एथिटोसिस हो सकता है। सो इट्स ऑफ डिफरेंट सिवेरिटी। अब फुल बॉडी अफेक्टेड है तो हमारी ओरल मोटर, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सारी मोटर्स फंक्शनिंग अफेक्टेड होती है। एंड जो चिल्ड्रन विद क्वाड्रिप्लीजिया सेरेब्रल पैल्सी होते हैं वो अपने आप वॉक नहीं कर सकते, तो उनके साथ मेजरली मल्टीपल एसोसिएटेड कंडीशंस होती है, एज देयर फुल बॉडी इज अफेक्टेड। दे कांट इवन स्वैलो, स्पीक, क्योंकि उनकी ओरल मोटर फंक्शनिंग भी अफेक्टेड होती है। सो दे हैव इम्प्रॉपर स्पीच, फाइन मोटर्स भी प्रॉब्लमेटिक होती है। वी हैव हेमीप्लीजिया। हेमीप्लीजिया मीन्स हाफ साइड। अगर हमें याद करना है तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, हेमी मीन्स हाफ। सो इट अफेक्ट्स वन साइड ऑफ द बॉडी वर्टिकली, and it is caused by injuries in brain and the spinal cord, and it is of different severity. For example, किसी एक इंडिविजुअल का राइट साइड बॉडी अफेक्टेड है तो उसका राइट हैंड, राइट लेग, वन साइड ऑफ द बॉडी वुड बी अफेक्टेड। नाउ इज पैराप्लीजिया। पैराप्लीजिया में बोथ लेग्स अफेक्टेड होते हैं, because of which the person is not able to walk. So therefore they require assistance or assistive devices like wheelchairs and supporters, crutches. Now this is the diagrammatic representation of the types of number of limbs affected. So as we can see, hemi में half body affected है, di में हमारी both legs affected है, quadri में all 4 limbs including mouth affected होता है, monoplegia में कोई भी 1 limb affected होता है, and triplegia में मेजरली 2 limbs affected होते हैं, बट थर्ड लिम्ब पे भी उसका इफेक्ट आ रहा होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कॉजेज ऑफ सीपी, कि किस वजह से सीपी हो सकता है। सो बेसिकली कॉजेज ऑफ सीपी को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा गया है, दैट इज प्रीनेटल कॉज, नेटल कॉज एंड पोस्ट नेटल कॉज। प्रीनेटल इज बेसिकली बिफोर बर्थ, नेटल इज एट द टाइम ऑफ बर्थ, एंड पोस्ट नेटल इज आफ्टर बर्थ। सो प्रीनेटल के अंदर क्या कॉजेज होते हैं? नंबर 1 इज़ एज ऑफ द पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स अंडर एज है या ओवर एज है तो उसकी वजह से फीमेल बॉडीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से देयर आर चांसेस दैट द चाइल्ड मे डेवलप सेरेब्रल पैल्सी। नंबर 2 इज़ इफ़ द प्रेग्नेंट मदर इज अफेक्टेड विद द जीका वायरस विच इज़ ड्यू टू मॉस्किटो बाइट, तो द चाइल्ड कैन डेवलप cerebral palsy also अगर द मदर इज इन्फेक्टेड विद द रूबेला वायरस। थर्ड कॉज कैन बी कि मदर को ड्यूरिंग कंसीविंग कोई इन्फेक्शन या डिजीज़ हो गया है। फोर्थ इज अनहेल्दी एनवायरनमेंट, दैट इज़ वाई इट्स बिन सेट कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके आसपास हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना चाहिए, बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन द बेबी। फिफ्थ पॉइंट इज कि बच्चे का प्री मेच्योर बर्थ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 7th या 8th मंथ में बेबी बॉर्न हो जाता है
So there are high chances of cerebral palsy. Next point is STDs, sexually transmitted disease, for example herpes and syphilis. अनदर कॉज कैन बी इंजरी होगी या कोई एक्सीडेंट हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी वजह से बेबी के हेड पे लग गई है. माल न्यूट्रिशन, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन, रिपीटेड अबॉर्शंस की वजह से भी सीपी होता है, या फिर इफ द प्रेग्नेंट मदर इज ऑन अल्कोहल्स एंड ड्रग यूजेज, एक्सरे रेडिएशंस की वजह से भी. वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर हेयर इज द ब्रेन हेमरेज. ब्रेन हेमरेज मीन्स ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाना बिफोर बर्थ. इट्स बिन सेड कि अगर मदर का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर वो गिर जाती है तो उसकी वजह से कभी कभी बेबी के हेड में ब्लीडिंग हो जाती है, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि उसकी वजह से ब्रेन इंजरीज के चांसेस हाई होते हैं एंड इट लीड्स टू सेरेब्रल पैल्सी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नीडल फैक्टर्स. नीडल फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है सेरेब्रल पैल्सी का वो होता है हाइपोक्सिया, कि एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर बेबी तक ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा है तो दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ सीपी. अनदर कॉज कैन बी एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर बेबी का लो बर्थ वेट है या फिर एबनॉर्मल बॉडी कलर है या फिर डिलीवरी के टाइम पे देर आर अनट्रेन डॉक्टर्स और नर्सेज, अनहाइजीनिक टूल्स या इक्विपमेंट्स का यूज़ करा गया है, और द मदर इज़ होल्डिंग टू लॉन्ग फॉर द लेबर पेन, एंड इफ़ द बेबी गेट्स अ लेट बर्थ क्राई, and the last one is if the baby gets an infection or a disease immediately after the birth. Now comes the postnatal factors कि after the birth क्या क्या factors हो सकते हैं जिसकी वजह से cerebral palsy हो सकता है. So it is vaccination करवानी चाहिए up to 18 years of age. Make sure that your child is not getting any kind of disease or infection up to the age of 18 years. For example, meningitis or encephalitis की वजह से cerebral palsy हो सकता है. Make sure that you take well care of the nutrition of the child, that your child is not malnourished. Infection or diseases like meningitis causes cerebral palsies. Accidents नहीं होने चाहिए up to the age of 3 years. That's why ऐसा होता है ना कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेबी की ज़्यादा टेक केयर कर रहे होते हैं ड्यूरिंग दी अर्ली ईयर्स बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी. लास्ट पॉइंट इज ब्रेन डैमेज नहीं होना चाहिए बाय अ हेड इंजरी और अ कार एक्सीडेंट. इट्स बिन ऑल्सो सेड दैट cerebral palsy इस वजह से भी होता है when there is damage in the white matter of the brain. Now we will look at the symptoms of the CP कि हमें क्या symptoms देखने को मिलते हैं with a child with CP. So the first one is problem in fine motor skills, that the child faces difficulty with the fine motor skills, for example holding a pencil, unbuttoning, tying of shoes. Then the other symptom is that the child faces problem in gross motor skills. Gross motor skills like walking, jumping, climbing on chairs, etc. Then there is lack of eye-hand coordination, lack of speech, language and communication. Then there is lack of social skills because इतनी सारी associated conditions होने के बाद ये बच्चे बोल नहीं पाते. अगर किसी में quadriplegia है then their mouth movement is also restricted. Then there is a milestone delay, developmental milestone delay. उसकी बच्चे की हर चीज़ slow होती है, उसकी crawling, walking, brushing, every milestone is delayed. Then the child faces rigidity, stiffness और flexibility, कि या तो उसके बॉडी लिम्स बहुत ज़्यादा रिजिड होंगे या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे. एबनॉर्मल गेट होता है, वॉकिंग डिफरेंट होती है, पोस्चर इज डिफरेंट. Another problem which they face is the problem of control and balance, that there is no balance, they require assistance for normal walking. अब नाउ एज वी नो कि दैट देयर इज़ नो क्योर फॉर सीपी, तो ऐसे बच्चों के साथ हम क्या कर सकते हैं? हम इनके साथ मैनेजमेंट कर सकते हैं. तो देयर आर फ्यू पॉइंटर्स जैसे जिससे हम इन बच्चों को मैनेज कर सकते हैं, इनकी हेल्प कर सकते हैं. So these are physiotherapy, occupational therapy, assistive devices, orthosis, prosthetics, hydrotherapy, speech therapy, inclusive education दे सकते हैं, special education दे सकते हैं और vocational training दे सकते हैं. अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. नंबर 1 इज़ फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी क्या होता है? ये नेम हम बचपन से सुनते आ रहे होते हैं. तो इसमें बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं टू इम्प्रूव पोजिशनिंग, बैलेंस, पोस्टर एंड मूवमेंट. दीज फोर वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्या क्या? पोजिशनिंग, बैलेंस, पोस्टर और मूवमेंट. इसके लिए हम फिजियोथेरेपी करते हैं. ये हमारी हेल्प करती है हमारी गेट इज़ हमारे वॉकिंग पैटर्न के साथ, प्रॉब्लम विद पोस्टर के साथ, और ये मेजरली हमारी बिग मसल्स के साथ काम करती है, दैट इज़ मेजरली विद द ग्रॉस मोटर्स. सेकेंड इज़ द ऑक्यूपेशनल थेरेपी. जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है वो हमारी फाइन मोटर स्किल्स पे काम करती है, जैसे ग्रास्पिंग, ग्रिस्पिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर, जैसे एडियल एक्टिविटीज़ में बटनिंग, शू लेस, ब्रशिंग, ये सब हमारी एक्टिविटीज़ हमारी फाइन मोटर स्किल्स से होती है, हमारी टाइनी मसल्स के साथ होती है, लाइक मसल्स ऑफ आवर फिंगर्स,
आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ये सब फिक्स करने में हेल्प करता है हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी। नेक्स्ट इज असिस्टिव डिवाइसेस। असिस्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं? ये डिज़ाइन करे गए हैं ताकि ये पर्सन को असिस्ट कर सके, ताकि वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जाम्पल किसी को पैराप्लीजिया है तो उसके लेग्स मूवमेंट नहीं है, तो उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? हमने उसके लिए असिस्टिव डिवाइसेस बनाया है, जैसे कि व्हील चेयर। सो विद द हेल्प ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस वो फ्रीली अपनी मूवमेंट कैरी आउट कर सकता है। अनदर एग्जाम्पल कैन बी वॉकर, क्रचेस, वॉइस सिंथेसाइजर्स। देन फोर्थ पॉइंट इज ऑर्थोसिस। ऑर्थोसिस क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है जो बॉडी पे पहना जाता है जस्ट टू इम्प्रूव फंक्शन या फिर बॉडी पार्ट को सपोर्ट देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी का हाथ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा लूज है, तो हम उसके लिए कोई ऐसा बैंड देंगे उसके हाथ में जिससे उसका हाथ थोड़ा स्टिफ रहे, रिजिड रहे, उसके कंट्रोल में रहे। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एंकल ब्रेसेस, फुट पैड्स, हील सपोर्टर्स, क्रचेस एट्सेट्रा। नाउ फिफ्थ इज प्रोस्थेटिक्स। प्रोस्थेटिक्स क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल डिवाइस होता है, या फिर हम इसे आर्टिफिशियल लिम्ब भी कह सकते हैं, जो हमारे नॉन फंक्शनल पार्ट को रिप्लेस कर देता है। कौन सी एजेंसी होती है जो प्रोस्थेटिक्स प्रोवाइड करती है इंडिया के अंदर? इट्स एलिम्को, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या होता है? इसमें हमारा एंकल का भी होता है, एंकल फुट का भी होता है, एंकल नी का भी होता है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्थेटिक्स। सिक्स्थ इज हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रो मीन्स वाटर, सो हाइड्रोथेरेपी बेसिकली वाटर थेरेपी होती है, एंड ये स्पेशली उन इंडिविजुअल्स के साथ करी जाती है जिनकी बॉडी में रिजिडिटी या स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, हु हैव स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी। ये क्या करती है? इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम द पेन, और ये फिजियोथेरेपी से पहले करी जाती है सो दैट थोड़ी मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाए, थोड़ी मसल्स सॉफ्ट हो जाए। अगर हम रिजिड मसल्स के ऊपर सीधा फिजियोथेरेपी अप्लाई करते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि जो मसल्स होती हैं, जो बोन्स होती हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं। सेवेंथ इज स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी मेजरली क्वाड्रीप्लीजिया वाले केसेस में दिया जाता है जहाँ फुल बॉडी अफेक्टेड होती है। द फेशियल मसल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, बिकॉज ऑफ विच द इंडिविजुअल कैन नॉट swallow, कैन नॉट स्पीक, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, इन सब एरियाज में उन्हें डिफिकल्टी होती है। उनका जॉ मूवमेंट भी प्रॉपर नहीं होता है, तो स्पीच थेरेपी में उन्हें माउथ ओपनिंग एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है जस्ट टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन। एंड वी हैड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा जाता है, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करी जाती हैं, बच्चों को रेगुलर एनवायरनमेंट में मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इंक्लूड करा जाता है, उन्हें साइडलाइन नहीं करा जाता है। स्पेशल एजुकेशनल सेटअप्स होते हैं सीबी के बच्चों के लिए, जहाँ पे उनकी एडीएल फंक्शनिंग, रेगुलर एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों पे फोकस करा जाता है। एंड द चिल्ड्रन विद सीबी आर ऑल्सो एंगेज्ड इन वोकेशनल ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को पैराप्लीजिया है सो दे कैन वर्क विद देयर हैंड्स, तो उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज किया जाता है जो अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स दे कैन हेल्प देम इन देयर इंडिपेंडेंट लिविंग। Now the another heading is identification by looking at the symptoms of child with CP। इसमें क्या है? बेसिकली हमें कैसे पता लगेगा कि चाइल्ड को CP हो सकता है? सो बर्थ के टाइम में क्या होता है? जो बेबी होता है वो बहुत ज़्यादा लूज होता है, लाइफलेस लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, थिन है, ही हैज़ गॉट नो कंट्रोल ओवर हिज बॉडी। अगर हम बेबी को अपसाइड डाउन होल्ड करते हैं, लाइक हम उसको उसकी चेस्ट से होल्ड करते हैं, तो बेबी एक यू शेप्ड अपीयरेंस शो करता है। It's inverted, there is no control over his body. या फिर the other point can be that the baby is showing delayed crying at the time of birth, या फिर उसे trouble in breathing हो रहा है, dripping of saliva from child's lips. Another point is that there is an appearance of developmental absence, कि मतलब it is visible that the child has no neck control, उसका sitting posture correct नहीं है, उसे खड़े होने में, बैठने में problem हो रही है, detection of communication problem, the child is not able to open his mouth properly, there is no well jaw movements, the child may also have uncontrolled behaviors, जैसे बेबी ने सडनली क्राइंग करना शुरू कर दिया, लाफ करना शुरू कर दिया, या फिर एंगर बोस्ट हो गया। सो दीज आर द some sort of signs by which we can say that the child has CP. Now we will look at some other problems that are associated with CP. Number one is aphasia. Aphasia में क्या होता है? तो person has difficulty in swallowing, उसे swallow करने में difficulty होती है. Then the other problem is aphonia, in which the person faces phonological difficulties, उसे certain sounds create करने में problem होती है. Number third is dyslexia, कि उन बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज ऑफ जॉ मूवमेंट्स अफेक्टेड होती हैं, तो विच लीड्स टू प्रॉब्लम इन रीडिंग. देन देयर इज डिस्ग्राफिया. डिस्ग्राफिया इज प्रॉब्लम इन राइटिंग वर्ड्स बिकॉज उनकी फाइन मोटर्स अफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से वो लिख नहीं पाते हैं. देन फिफ्थ इज डिस्फेजिया,
They are unable to use meaningful language and they fail to understand the correct meaning of the spoken words. There are many more other problems associated with CP, which can be visual impairment, hearing impairment, which all affects the person with cerebral palsy. So, that was all about cerebral palsy. If you have any doubt, please feel free to comment in the comment box. And if you wish to watch more videos like this, like, share, and subscribe. Thank you.